हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 अप्रैल 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इंग्लिश चैनल को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था K2 माउंटेन को लेकर के। तो K2 माउंटेन को अगर हम मैप में व्यू करें तो हिमालयाज के नॉर्थ ईस्ट में काराकोरम रेंज है और वहीं पर लोकेटेड है K2 माउंटेन। K2 जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट। और ये जो K2 माउंटेन जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको POK के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर लोकेटेड है। K2 जो है वो 8000 मीटर से ज़्यादा इसकी ऊंची हाइट है। माउंट एवरेस्ट के बाद है तो 8000 मीटर से ज़्यादा इसकी हाइट है। ये एकमात्र ओनली ऐसा माउंटेन है जिसको विंटर में सबमिट नहीं किया गया था। अभी कुछ टाइम पहले नेपाल से एक टीम, क्लाइंबर्स की एक टीम जो फर्स्ट ऐसे माउंटेनियर्स बन जाते हैं, वो उन्होंने इसको विंटर में भी सबमिट किया है। इसी की वजह से ये जो K2 माउंटेन है वो न्यूज़ में बनी हुई थी। द हिंदू के फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है ड्रग्स से। 9 पाकिस्तानी नेशनल्स को अरेस्ट किया गया है गुजरात कोस्ट से, क्योंकि उन्होंने हमारे इंडिया में कुछ इलीगल तरीके से जो ड्रग्स हैं उनको सबमिट करने की वो कोशिश कर रहे थे। और ये जो ड्रग्स है इसकी क्वांटिटी है 250 किलोग्राम ऑफ हेरोइन और इसका एस्टिमेशन लगाया गया है प्राइस के बेसिस पर 280 करोड़ इंडिया के अकॉर्डिंग। ये जो ऑपरेशन है इसको गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जॉइंटली इसको कंप्लीट किया गया। अभी कुछ टाइम पहले इसी तरीके का एक इशू और क्रिएट हुआ था लास्ट वीक, जब 1500 करोड़ तक की जो हीरोइन है उसको ATS के द्वारा कवर किया गया था कांडला पोर्ट से। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस फ्रॉम ए कंटेनर एट कांडला पोर्ट, इस तरीके से इसको किया गया। ओके, इस तरीके की जो इलीगल तरीके से ड्रग्स इंडिया में एंटर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बोलते हैं कि जब भी इस तरीके के इशू क्रिएट होते हैं या हम कोई भी इस तरीके का जो प्रॉब्लम है उसको क्रिएट होता है, उसको हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स जो है वो इलीगल तरीके से एंटर कर चुकी होती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन कोस्ट गार्ड से रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देखेंगे। इसके अलावा जो कांडला पोर्ट है उससे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट्स देख लेंगे। सबसे पहले कांडला पोर्ट से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम देखें तो कांडला, जिसको दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नाम से प्रेजेंट टाइम में जानते हैं, हमारे वेस्टर्न इंडिया में जो गुजरात स्टेट है उसका जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक सी पोर्ट के रूप में ये एस्टेब्लिश है। यहाँ पर आप मैप में इसको लोकेट कर सकते हो, ये कांडला पोर्ट है। ओके, ये जो कांडला पोर्ट है वो गांधी धाम जो सिटी है उसके नियर सिचुएटेड है और गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। ओके, इसको 1950s के टाइम में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, मींस नेचुरल पोर्ट नहीं है, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था। अब बात आती है इंडियन कोस्ट गार्ड की। इंडियन कोस्ट गार्ड एक मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है इंडिया की, जिसका ज्यूरिसडिक्शन मतलब जिसका जो कार्य करने का, वर्क करने का जो पावर है वो आता है टेरिटोरियल वाटर्स इंक्लूडिंग इट्स कंटिन्यूअस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 बाय द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। जो कोस्ट गार्ड है वो इंडियन नेवी, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड द सेंट्रल एंड स्टेट पुलिस फोर्सेज, इन सभी के साथ में कोऑपरेशन के साथ में ये वर्क करता है। ओके, तो इन सारे जो डिपार्टमेंट है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो एक कोऑपरेशन के साथ में किसी भी कोई भी इशू अगर क्रिएट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उन सभी को एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश करता है कोस्टल एरियाज में। अब बात आ जाती है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। 1982 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द
लॉ ऑफ द सी, जिसको अनक्लोज के नाम से भी जानते हैं, उसमें ये डिसाइड हुआ कि किसी भी लैंड एरिया के पास में अगर सी बॉडी है तो उसके वाटर को अलग अलग एरिया में डिसाइड किया जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप मैप के थ्रू व्यू करने की कोशिश करो तो मान लो ये लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया में टेरिटोरियल सी आता है, कंटिजियस सी आता है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मींस 200 नॉटिकल माइल्स। लैंड एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी, जो डिस्टेंस होती है उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मींस इंडिया का जो लैंड एरिया है उसे 200 नॉटिकल माइल्स तक की जो दूरी तक सर्च करने का, उसके ऊपर कुछ भी ऑपरेशन क्रिएट करने में जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसको पावर दी हुई है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि गवर्नर की जो पावर है अभी प्रेजेंट टाइम में जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, उसको एक तरीके से रिमूव किया जाए और जो गवर्नमेंट है उसको इसकी पावर दी जाए। तो तमिलनाडु असेंबली में 2 बिल को अडॉप्ट किया गया है जिसमें गवर्नमेंट को ये एम्पावर करने की कोशिश की गई है कि 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं उनको एम्पावर, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसको एम्पावर किया गया है कि आप इन एक्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर वाइस चांसलर हैं उनको आप अपॉइंट कर सकते हो। AIADMK और BJP ने इस बिल का विरोध किया है। अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नर ने कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज में जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं, तो वहाँ पर वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है और उसी टाइम ये जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये जो बिल है इसमें इंट्रोडक्शन के टाइम में ये बात रखी गई कि सेम इसी तरीके का जो प्रोसीजर है वो गुजरात यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1949, ओके, हायर एजुकेशन मिनिस्टर के पोन मुडी ने ये बात रखी कि गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट 1949 और तेलंगाना यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1991 जो है वो एम्पावर करती हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को कि किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में आप वाइस चांसलर को अपॉइंट कर सकते हो। वैसे अगर हम रेगुलर देखें तो स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की जो गवर्नर है उनके बीच में बहुत सारे स्टेट्स में रेगुलर क्लैश देखने को मिलता है। तो गवर्नर से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स को हम व्यू करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो गया गवर्नर का जो रोल है, और हमारा जो मेंस एग्जाम होता है UPSC में जिसका पेपर 2 होता है वहाँ पर भी फेडरलिज्म जो पॉइंट है उसके साथ में हम गवर्नर को या गवर्नर जो पॉइंट है इसको स्पेसिफिक इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गवर्नर की जो पोस्ट है उसको लेकर के तमिलनाडु स्टेट में अभी प्रेजेंट टाइम में, वेस्ट बंगाल जो स्टेट है वहाँ पर रेगुलर इशू देखने को मिल रहे हैं। गवर्नर होता कौन है? जिस तरीके से सेंटर में प्रेसिडेंट होता है उसी का पैरेलल पार्ट होता है स्टेट में गवर्नर। गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ही, जैसे सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैसे ही स्टेट लेवल पर होता है गवर्नर, उसी की तरह सिमिलर पावर रखता है। नॉमिनल हेड होता है गवर्नर किसी भी स्टेट में। स्टेट के जो भी चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनकी एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग वो वर्क करने की कोशिश करता है। सिमिलर ऑफिस होते हैं जैसे कि स्टेट में होते हैं गवर्नर, वैसे ही जो UT होते हैं जिसमें नेशनल कैपिटल मतलब हमारा जो दिल्ली वाला जो रीजन है NCR रीजन या नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है वो UT है, आप सभी को पता है। वहाँ पर जो LG की पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेटर की पावर होती है, वो सेम एक कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके सभी पॉइंट्स के ऊपर मैच होती हैं। ओके, अब देखो गवर्नर जो सेम पार्टी से, जैसे कि सेंट्रल में सेम पार्टी है और स्टेट में भी सेम पार्टी है, तब वहाँ पर क्लैश कम देखने को मिलता है क्योंकि सेंटर के पास पावर होती है गवर्नर को अपॉइंट करने की और गवर्नर जो है वो अपने मैचिंग के अकॉर्डिंग वो उसको अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो स्टेट जहाँ पर सेंटर से डिफरेंट पार्टी अपने वहाँ पर रोल प्ले कर रही है, अपना रूल कर रही है, तो वहाँ पर कुछ इसे इश्यू देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर ये कुछ रिसेंट टाइम में जैसे 2018 में जम्मू एंड कश्मीर में इशू देखने को मिला था, 2019 में महाराष्ट्र में इशू देखने को मिला था, फिर नागालैंड में इशू देखने को मिला, सेम इसी तरीके के से प्रेजेंट टाइम में भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो फ्रिक्शन है
वो रेगुलर क्यों देखने को मिलते हैं? इसका कारण ये है, एलिगेशन ऑफ द सेंटर यूजिंग द गवर्नर्स पोजीशन टू डिस्टेबलाइज स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन मेड सिंस द 1950s। क्योंकि ये माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने में, उसको ख़त्म करने में, एक तरीके से उसकी स्टेबिलिटी को ख़त्म करने में गवर्नर की जो पोस्ट है उसका यूज़ करती है। 1959 में केरला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने गवर्नर की जो एक रिपोर्ट है उसको वाज डिसमिस्ड मेरिली बेस्ड ऑन ए रिपोर्ट बाय द गवर्नर। ओके, गवर्नर ने एक रिपोर्ट दी 1959 में, उसी के बेसिस पर केरला गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया था। ओके, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी हैं उसके बाद में जिनको डिसमिस किया गया, जिसमें 63 ऐसे हैं, 63 ऐसे बार ऐसा हुआ, टाइम ऐसा हुआ जब प्रेसिडेंट रूल जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1971 से 1990s के बीच में सिर्फ गवर्नर ने इशू ऑर्डर किए और उसके बेसिस पर प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो ये इशू देखने को मिलते हैं कि गवर्नर की जो पोस्ट है इसका यूज़ किया जाता है सेंटर के द्वारा। यही मेजर रीजन है कि ये जो फ्रिक्शन है वो रेगुलर देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ इशू हैं। अब यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन भी दी गई हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1968 और 1988 में बनता है सरकारिया कमीशन। इसके बीच में बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स, बहुत सारे ऐसे कमीशन होते हैं, उन सभी ने एक ही रिकमेंडेशन दी है। कुछ रिकमेंडेशन जो है वो कॉमन है, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी ने एक ही बात बोला कि गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ना करे, उसके अलावा यहाँ पर एक पैनल बनाया जाए। उस पैनल में हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो और लोकसभा स्पीकर और सीएम, उस स्टेट के जहाँ पर गवर्नर को अपॉइंट करना है उस स्टेट के सीएम हो, और इन सभी की रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो गवर्नर है उनको अपॉइंट किया जाए। इसके अलावा गवर्नर का जो टेन्योर है उसको 5 साल के लिए फिक्स किया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो असेंबली को पावर दी जानी चाहिए कि गवर्नर अगर कुछ पॉइंट्स के ऊपर क्लैश क्रिएट करता है तो जो असेंबली है स्टेट की उसके पास पावर हो कि वो गवर्नर को इम्पीच कर पाएँ। अभी तक ये जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं अलग अलग कमीशन ने, अलग अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं उन सभी ने, लेकिन ये रिकमेंडेशन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की गई हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गवर्नर से रिलेटेड जिनको हमने डिस्कस किया। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस किया है। प्रीलिम्स में गवर्नर से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स हैं उनको लेकर के आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रशिया यूक्रेन इशू को लेकर के। तो यहाँ पर यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेयन, वो इंडिया की विजिट पर उन्होंने ये बोला है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया और चाइना की जो फ्रेंडशिप है उसकी कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी हायर लेवल पर जा रही है। इसके अलावा रायसीना डायलॉग का जो इनॉग्रल सेशन है उसको एड्रेस करते हुए उन्होंने ये बात बोली कि देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें प्रेजेंट टाइम में जो क्राइसिस चल रहा है। रशिया और चाइना जो हैं उनका जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी हायर लेवल पर है। तो इसके लिए हमें क्या कोशिश करनी होगी कि सभी जो कंट्रीज़ है वो कोऑपरेशन के बेसिस पर अदर एरियाज़ में कोऑपरेशन करें और उन्हीं के बेसिस पर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश करें। ओके, अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया कि रायसीना डायलॉग, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं रायसीना डायलॉग से रिलेटेड, लेकिन कुछ अदर फैक्ट्स जो हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो रायसीना डायलॉग है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें एनुअली बेसिस पर अदर कंट्रीज से जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर सोसाइटी में जो भी हायर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ग्लोबली लेवल पर जो इशू हैं उनको सोल्व करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, उनको डिस्कस किया जाता है। ये जो कॉन्फ्रेंस है सेम उसी तरीके से है जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है और सिंगापुर की सांग्री-ला डायलॉग है। इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हेड्स और डेप्यूटी हेड जो हैं वो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से आएंगे और उन सभी के साथ में फिर डिस्कशन किया जाएगा। अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में एक 5 आइज़ अलायंस जो है वो भी न्यूज़ में है। ये 5 आइज़ अलायंस क्या होता है? ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस के बीच में। ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी और उसमें ये बोला गया कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी सिग्नल्स हैं उन सभी में हम एक जॉइंट कोऑपरेशन रखेंगे। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के फ्रंट पेज पर ही, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई कि 370 आर्टिकल जिसको रिमूव किया गया और जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस को रिमूव किया गया इसको लेकर के पिटीशन डाली गई। हालांकि काफ़ी लंबे टाइम पहले डाली गई थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 5 जज की जो बेंच है वो उस केस को सुनेगी, लेकिन अभी समर वेकेशन चलेंगे
कोर्ट के, उसके बाद में जब दोबारा से कोर्ट ओपन होंगे तब इस इशू को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पर वो सारे एडवोकेट्स जिन्होंने ये पिटीशन अपलोड की है, ये पिटीशन दायर की है, तो उन्होंने ये अर्ज़ किया है कि जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट इशू है, इसको जल्दी से जल्दी सुनने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, इसमें साउथ एशिया को किस तरीके से एनर्जी सिक्योर बनाया जा सकता है उस गोल के ऊपर यहाँ पर वर्क किया गया है। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि साउथ एशिया पूरे ग्लोबली लेवल पर 4th नंबर पर आता है, जहाँ की ग्लोबल पॉपुलेशन, मतलब 4th नंबर की ग्लोबल पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है पूरे वर्ल्ड में। जिस एरिया में, एरिया स्पेसिफिक अगर हम वर्ल्ड को डिवाइड करें तो 4th नंबर पर आता है पॉपुलेशन के नंबर पर, लेकिन लैंड मास, वर्ल्ड का जितना भी लैंड मास है उसके 5% एरिया पर, ओके, मतलब 5% एरिया पर 4th नंबर पर यहाँ पर पॉपुलेशन रहती है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें तो साउथ एशिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। 1990s के टाइम में यहाँ पर 340 टेरावोट आवर्स जो है वो जनरेट होता था, लेकिन 2015 में 1500 टेरावोट आवर्स जो है वो जनरेट हो रहा है। बांग्लादेश ने अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन्होंने तो 2019 में ही अपना कंप्लीट कर लिया था 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। इंडिया और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इंडिया में 94.4% हमने इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया है और अफगानिस्तान में 97.7%। ये डाटाज जो है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जैसे इंडिया में अगर हम करें या फिर साउथ एशिया से रिलेटेड ये फैक्ट्स जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। और ये पावर जनरेशन का जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में अभी 73.91% जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट किया गया है। भूटान में सबसे चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और साउथ एशिया में अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया में सबसे हाईएस्ट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस का। बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो पावर है उसको एक तरीके से रिवैम्प करने की कोशिश की है। 2009 में 4942 किलोवाट आवर जो है उसको जनरेट करते थे, लेकिन 2022 में अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो लगभग 25,000 मेगावाट के पास में जाकर के जनरेट होने लग गया। इंडिया भी अपनी कोशिश कर रहा है और जल्द ही इंडिया चाहता है कि 40% तक हम जो एनर्जी जो भी कंज्यूम करते हैं उसको ग्रीन तरीके से उसको हम प्रोड्यूस करें या फिर रिन्यूएबल एनर्जी तरीके से उसको हम प्रोड्यूस करें। प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान जो है वो पावर शॉर्टेज का, मतलब देखो जब भी किसी कंट्री में पावर की शॉर्टेज है, पावर का जनरेशन 100% नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन 100% नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी कम होता है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब भी किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में किया जाता है तो वहाँ पर पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशन कितने ईजी हैं, दूसरी बात ये रखी जाती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे से डेवलपमेंट है। इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज है साउथ एशियन कंट्रीज़ की, वहाँ पर उनका एक इम्पोर्टेंट एम है कि जो एवरी हाउस होल्ड है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा उनका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि रिलायबल और क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एफिशिएंट मैनर में हम उसको प्रोवाइड कर सके, और जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको हम रीजनेबल रेट में ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी हैं उसको हम प्रोवाइड करें, ओके। अब यहाँ पर ये तो बेसिक फैक्ट्स आ गया। अब बात आती है कि कौन से कंट्री में किस तरीके से पावर जनरेट होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो ज़्यादातर अभी कोल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 55% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो कोल से जनरेट हो रही है। नेपाल में मैक्सिमम जो पावर जनरेशन है वो हाइड्रो पावर से। बांग्लादेश में पावर जनरेशन जो है 75% ऑफ बांग्लादेश पावर जनरेशन नेचुरल गैस से। श्रीलंका में ऑयल से, और श्रीलंका अपनी जीडीपी का 6% जो है वो ऑयल को इंपोर्ट करने में लगा देता है। तो हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पर साउथ एशिया में एक तरीके से हर एरिया में इंक्रीज़ करने की काफ़ी ज़्यादा पावर है। तो यहाँ पर कोशिश ये की जानी चाहिए कि जो भी पावर जनरेशन है उसके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ट्रांसफ़र हो। इंडिया ने तो टारगेट लिया है कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन करेंगे। ग्लासगो समिट जो COP26 की समिट थी लास्ट ईयर कंप्लीट हुई, उसमें इंडिया ने टारगेट ले लिया है। इसके अलावा इंडिया ने अलग अलग टाइम जैसे 2030 के लिए, 2040 के लिए अलग अलग टाइम के लिए टारगेट ले रखे हैं, और जल्दी इंडिया अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ाना चाहता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो
रिन्यूएबल एनर्जी साउथ एशिया में काफ़ी अलग अलग लेवल पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सोलर एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जियोथर्मल एनर्जी के काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं जिससे साउथ एशिया ना सिर्फ अपना प्रोडक्शन, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सके और जो एमिशन है उसको भी हम जीरो अचीव कर पाएँ। अब यहाँ पर एसडीजी गोल से कंपैरिजन किया गया है कि देखो इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे तो हम कौन सा एसडीजी गोल कंप्लीट कर लेंगे, इसके अलावा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी को कंप्लीट करेंगे तो भी हम अलग अलग एसडीजी गोल जो है उनको अचीव कर लेंगे। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो SDG 1 नो पॉवर्टी जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा टेक बेस्ड हेल्थ सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो SDG 3 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। एनर्जी मतलब अफोर्डेबल एनर्जी सभी को प्रोवाइड करेंगे तो SDG गोल 4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे जो SDG गोल है वो भी कंप्लीट होंगे, हमारा जो ग्रोथ है वो भी डेवलप होगा। इसके अलावा जो ग्रोथ है ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा से ज़्यादा हम डिपेंड करें ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो भी ग्रीन हो पाए। ओके, तो यहाँ पर इन पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशन है, जैसे सार्क ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 2014 में रीजनल एनर्जी कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क को लेकर के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। हालांकि अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, ये क्वेश्चनेबल है। इसके अलावा बहुत सारे बायलैटरल और मल्टीलेटरल एनर्जी ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं जिसमें इंडिया नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन डील है, इंडिया भूटान हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर है, म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल सब रीजनल फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी कॉरपोरेशन है, एंड तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन है। इन सभी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी कंट्री में जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है उनको दूसरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया को हम सभी कंट्रीज़ के साथ में कोऑपरेशन के साथ मिला करके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करके और प्राइवेट पार्टनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करके हम ये सारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है साउथ एशिया के लिए वो इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 7 पर, और यहाँ पर कुछ डाटा दे रखे हैं लेबर फोर्स को लेकर के। इसमें बताया गया है कि 2016-17 से 2021-22 तक अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडियाज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 46% से 40% तक डिक्रीज हुआ है। और ये जो डाटा है वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा रखे गए हैं। इसका मतलब ये है कि 100% में से अगर हम वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करें तो 100% में से 40% ऐसे हैं 2021-22 में जो वर्किंग की तरफ अपने आप को देख पा रहे हैं। मार्च 2016 से मार्च 2022 के डाटा को अगर हम देखें तो राजस्थान में ओवरऑल इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, और साउथ स्टेट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो हैं वहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पेज नंबर 8 पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो कुरिल आइलैंड को लेकर के है। इस आर्टिकल में जो कुरिल आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है उसको लेकर के क्या इशू है उसके बारे में बताया गया है। तो जापान है और ये रशिया है, ये है पैसिफिक ओशियन। ये जो कुरिल आइलैंड्स है इसको लेकर के जापान और रशिया के बीच में क्लैश है। तो यहाँ पर 22 अप्रैल को जापान की जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक फॉर 2022 उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि कुरिल आइलैंड के ऊपर रशिया ने इलीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है। 1855 में सबसे पहले ट्रीटी ऑफ सिमोंडा यहाँ पर होती है, और ट्रीटी में ये बोला जाता है कि जो सर्दर्न कुरिल है वो जापान को दे दिए गए। ये देखो यहाँ पर आपको मैप के थ्रू भी शो कर रखा है। 1855 में क्या होता है कि ये कुरिल आइलैंड्स है, इसका जो सर्दर्न पार्ट है वो जापान को दे दिया गया और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो रशिया को दे दिया गया। और जो साकालिन आइलैंड जो है, ये जो आइलैंड जो है इसको जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन रख दिया गया जापान और रशिया दोनों के बीच में। फिर 1875 में ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग होती है जिसमें सारे के सारे जो कुरिल आइलैंड है वो जापान को दे दिए जाते हैं, और बदले में ये जो साकालिन जो आइलैंड है वो कम्प्लीटली रशिया को दे दिया जाता है। फिर 1905 में जब रशियाज डिफीट इन द रशिया जापानीज वॉर में जब रशिया की हार होती है तो जापान जो है वो गेन कर लेता है साकालिन आइलैंड का सर्दर्न पार्ट को और कंप्लीट कुरिल आइलैंड को। फिर 1945 में सोवियत यूनियन जो है
वो मतलब यूएसएसआर, जिसको पहले आप प्रेजेंट टाइम में रशिया, और उस टाइम 1991 से पहले जिसको यूएसएसआर के नाम से जानते थे या सोवियत यूनियन को जानते थे, तो उन्होंने कंप्लीट ये जो साकालिन आइलैंड है इसके ऊपर भी अपनी पावर कैप्चर कर ली और यहाँ पर जो कुरिल आइलैंड है उसको भी अपने अंडर कर लिया। फिर 1951 में जापान जो है वो कुरिल आइलैंड को लेकर के ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में अपना क्लेम प्रेजेंट करता है कि कुरिल आइलैंड हमारे अंडर आते हैं। 1956 में सोवियत जापान जॉइंट डिक्लेरेशन ये क्लियर करते हैं कि जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज है उनको रिस्टोर किया जाता है और सोवियत यूनियन इस बात पे अपने आप को नॉर्मल करता है कि यहाँ पर ये जो पार्ट है हबोमाई आइलैंड, सिकोटान आइलैंड, ये जो 4 आइलैंड्स है ये जापान को दिए जाते हैं, लेकिन रियली में जापान को नहीं दिए जाते हैं। ओके, तो ये डिस्प्यूटेड पार्ट है। ये देखो सर्दर्न कुरिल जो है, जिसको जापान में नर्दर्न टेरिटरीज के नाम से जानते हैं, इनको लेकर के यहाँ पर डिस्प्यूटेड रीजन बना हुआ है और इसको जापान अपने अंडर क्लेम करता है। ओके, तो ये कुरिल आइलैंड्स को लेकर के इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में जापान लेकर के इसको क्लेम किया है। जापान ने देखो बार बार इसको लेकर के डिस्कशन भी किया, लेकिन इसका कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आया है। अभी प्रेजेंट टाइम में रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया उसके कुछ पॉइंट्स को अपने अंडर करने की कोशिश की, तो यहाँ पर जो अदर एरियाज जहाँ पर इस तरीके के इशू है वहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 पर, और यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ केसेज ऐसे हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर ये बताया गया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल 370 को लेकर के जो भी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कशन किया कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अपलोड कर रखी है, लेकिन इसको लेकर के डिस्कशन नहीं हो रहा है। दूसरी बात है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस तरीके की जो भी हमारे मतलब केसेज हैं उनको हमें क्या करने की ज़रूरत है, एक सेकेंड, इस तरीके के जो केसेज हैं उनको टाइमली सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी जो पेंडेंसी है वो कई प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर बात रखी गई है सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरवरी 2022 में जो हमारे स्टेट्स हैं और यूटीज़ हैं उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड की थी कि आपको क्या करना है कि वो भी चिल्ड्रन जो स्ट्रीट्स में रहते हैं उनको लेकर के आपके क्या स्टेप होने चाहिए, किस तरीके से जो आप अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करोगे ताकि ये जो चिल्ड्रन हैं इनको सारे जो बेसिक राइट्स हैं वो प्रोवाइड हो सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उन स्टेट्स को और यूटीज़ को अपनी जो गाइडलाइंस हैं उनको चेंज करने के लिए बोला है कि आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं ऑन पॉलिसीज़ टू रिहेबिलिटेट चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन उसको लेकर के जल्दी आप इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है कि इंडिया जो है अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान हैज़ ऑब्जेक्टेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू कश्मीर एंड द लेइंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेटल एंड क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर। पाकिस्तान ने बोला है कि आप इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको वायलेट कर रहे हो और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आप चेनाब रिवर के ऊपर एस्टेब्लिश कर रहे हो वो इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ में है। व्हाट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी? इंडिया का जब बाइफर्केशन होता है तो इंडिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इंडिया और पाकिस्तान 1947 के टाइम में। इंडस रिवर आप सभी को पता है यहाँ से तिब्बत वाले रीजन से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, और इंडिया के कश्मीर वाले रीजन से फ्लो होती हुई अभी प्रेजेंट टाइम में लेह लद्दाख जो यूटी है वहाँ से फ्लो होती हुई फिर यहाँ पर एंटर करती है पाकिस्तान में। तो पहले ये इंडिया और पाकिस्तान एक ही पार्ट था तो प्रॉब्लम नहीं थी। 1947 में जब बाइफर्केशन होता है तो इंडस रिवर और उसकी जो 5 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है उनके वाटर को लेकर के कुछ डिस्प्यूट हुआ, तो 1960 में ये जो ट्रीटी है उन 9 साल के बाद में एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये बात रखी गई कि इंडस, झेलम और चेनाब जो है इसकी पावर दी जाती है पाकिस्तान को। ओके, इसके अलावा सतलज, ब्यास और रावी जो रिवर है जिनको ईस्टर्न रिवर के नाम से जानते हैं इनकी पावर दी जाती है इंडिया को। तो अब चेनाब जो पाकिस्तान के हिस्से में आती है उसको लेकर के वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन या वहाँ पर कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है, जिसको लेकर के जो पाकिस्तान है उन्होंने क्लेम किया है कि आप IWT इंडस वाटर ट्रीटी को डाइल्यूट कर रहे हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है
यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, ये जो एक बाई पार्टीसन इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है 2021 के लिए, और उन्होंने रिकमेंडेड किया है कि अगर हम कंपैरिजन करें तो इंडिया जो है वो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी में आता है। ये कैटेगरी वो है जहाँ पर ऐसे कंट्रीज़ आते हैं जो रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया के नाम पर काफ़ी ज़्यादा पुअरली तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे इंडिया के लिए बात ये बोली गई है कि हमारे यहाँ पर जितनी भी सोसाइटी में जितने भी पार्ट हैं उन सभी में कोई ना कोई क्लैश देखने को मिलता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी जो वॉइसेस हैं उनको प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 13 पर, और यहाँ पर ये बताया गया है, एक सेकेंड, पेज नंबर 12, देखो सिप्री क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने अभी मिलिट्री के ऊपर ग्लोबली लेवल पर कितना खर्च किया जा रहा है उसको लेकर के कुछ रिपोर्ट पब्लिश की है। तो यहाँ पर उन्होंने सिप्री ने एक बात बोली है कि देखो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग का अगर हम कंपैरिजन करें तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब हर एरिया में कोई ना कोई क्लैश देखने को मिल रहा है, हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करने के लिए वर्क कर रहा है। 2.1 ट्रिलियन डॉलर तक जो मिलिट्री के ऊपर जो खर्च होता है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो टॉप 5 की बात की गई है, यूएस, चाइना, इंडिया, यूके और रशिया। मतलब ये सारे मिलाकर के 62% एक्सपेंडिचर जो है इन कंट्रीज़ में होता है, और इंडिया जो है उन्होंने भी अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ किया है और पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर इंडिया आता है। इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग 76.6 बिलियन डॉलर तक हो गई है और पूरे वर्ल्ड में 3rd नंबर पर इंडिया आ गया है। 2020 से 2021 में अगर हम देखें तो 0.9% तक का इंक्रीज़ देखने को मिला है, और 2012 से अगर हम कंपैरिजन करें तो 33% तक का इंडिया में इंक्रीज़ देखने को मिला है मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करने का। यहाँ पर यह बताया गया है कि इंडिया की जो बॉर्डर एरियाज़ है, चाइना और पाकिस्तान के साथ में क्लैश हैं, उन सभी को सिक्योर करने के लिए ही इंडिया अपने आप को यहाँ पर सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।